हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज हम करते हैं अकाउंटिंग के एमसीक्यू। कल हम करेंगे बिजनेस के एमसीक्यू। उसके बाद हम करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के एमसीक्यू। ठीक है जी, इंटरनेशनल बिजनेस के और जो बिजनेस फाइनेंस जो हमारा रह गया उसके एमसीक्यू करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखिए। सेक्शन 262 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इज रिलेटेड विद। पूछ रहा है कि सेक्शन 262 किससे रिलेटेड है? बायबैक ऑफ शेयर्स, राइट इश्यूज, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, वन पर्सन कंपनी। बायबैक ऑफ शेयर मींस क्या मतलब है? कंपनी जब अपने शेयर्स वापस खरीद लेती है। राइट इशू, जिस एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जिसके पास पहले से ही शेयर है उनको राइट देना कि फ्यूचर में आप हमारे शेयर इस प्राइस पे खरीद सकते हैं। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन मींस एम्प्लॉयज को शेयर्स खरीदने का ऑप्शन देना। वन पर्सन कंपनी जिसमें एक ही पर्सन शेयर होल्डर होता है, ओनली वन पर्सन होता है जिसमें। तो 262 रिलेटेड है वन पर्सन कंपनी से। देखिए सेक्शन देखिए एक बार। वन पर्सन कंपनी का क्या है सेक्शन? 262। 262। और प्राइवेट कंपनी का क्या है? 268। पब्लिक कंपनी का 271। देखो याद कैसे करोगे? वन पर्सन छोटी कंपनी, सेक्शन छोटा है इन तीनों में से 262 छोटा। प्राइवेट कंपनी थोड़ी बड़ी होगी, इसमें बड़े पर्सन, इसमें वन पर्सन आ गया तो इसमें ज्यादा पर्सन आ गए, 200 तक हो सकते हैं ना इसमें, मैक्सिमम 200, मिनिमम 2। तो इसका थोड़ा सा बड़ा सेक्शन। पब्लिक कंपनी में बहुत ज्यादा पर्सन हो सकते हैं तो इसका इससे भी बड़ा सेक्शन। तो ऐसे याद रह जाएगा आपको 62, 68, 71। बड़ी कंपनी पब्लिक का है, ये छोटी कंपनी है तो 262 वाला आ जाएगा, प्राइवेट का 268। उसके बाद क्वेश्चन देखो। एक्सपेंडिचर विच आर रिवेन्यू इन नेचर। अब देखो, ठीक है, एक तो पहले हमारे को यहाँ से टर्म पता लगी क्या है जो रिवेन्यू टाइप का है। ठीक है जी, आगे लेकिन आगे भी पढ़ना पड़ेगा हमें। द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू बी ड्राइव्ड ओवर ए नंबर ऑफ ईयर्स। अब एक कीवर्ड मिल गया हमें वो, और ऊपर से मिल गया ये। अब यहीं से हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो इससे पहले देखो एक्सपेंडिचर कितने टाइप के हैं हमारे पास? तीन टाइप के हैं। एक है रिवेन्यू, एक है कैपिटल, और एक है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर देखो रिवेन्यू है। रिवेन्यू वो होता है जो डे टू डे का खर्चे होते हैं, बिजनेस के डेली ऑपरेशन से रिलेटेड, जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक है जी, डेली के खर्चे हैं जो। डेफर्ड वो होता है जो एक बार में आपने कर दिया, इसमें कम अमाउंट होता है। डेफर्ड में इससे ज्यादा अमाउंट का आ जाएगा, थोड़े से बड़े हो जाते हैं ये, लेकिन उसका बेनिफिट हमें 3 4 5 साल तक मिलता रहेगा बेनिफिट उसका। उस सबसे बड़े कौन से होते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर, मोटे अमाउंट के होते हैं ये, जो एक बार कर दिया आपको सालों साल तक बेनिफिट मिलता रहेगा। कैसे? मान लो आज आपने घर ले लिया एक, ठीक है, आज आपने घर ले लिया तो आपका घर कितने साल चलेगा? सोचो, आपने बहुत बड़ा बंगला ले लिया भाई, बंगला ले लिया आपने, 25 30 साल चलता है ना, जिसका बेनिफिट हमें काफी लंबे टाइम तक मिलता है। उसके बाद भी वो जगह तो, लैंड तो कहीं नहीं जाएगी ना, आप तोड़ के दोबारा बनवा सकते हो, यानी कि जिसका बेनिफिट हमें काफी टाइम तक मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया, जैसे हमारे घर में फ्रिज वगैरह है, टीवीज वगैरह है, 8 10 15 साल जिनकी लाइफ है, चल जाती है। एक बार करा, 10 15 15 20 साल निकाल गए। खैर आजकल जैसे 15 15 साल तो फ्रिज 20 साल नहीं निकालती आजकल, जल्दी खराब हो जाती है। कैपिटल देखो, जो इसमें क्या आता है, आपने कुछ अपग्रेड कर दिया, कुछ एक्सपेंशन कर दी, कुछ नई चीज आ गई, वो रिन्यू करवा लिया, कुछ इसमें आएगा। जैसे देखो एक सिनेमा हॉल है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। एक सिनेमा हॉल है, उसमें सीटिंग अरेंजमेंट 100 सीटों की थी। अब उसको सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ा के अब उसमें 250 सीटें, चेयर्स लगा दी। अब सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ गई, 200, पहले 100 चेयर्स थी, अब 250 चेयर्स लगा दी। तो आपको इसका बेनिफिट लंबे टाइम तक मिलेगा। तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने एक्सपेंशन कर दिया यहाँ पे। किसका एक्सपेंशन हो रहा है? जो कैपिटल एसेट है उसका आपने एक्सपेंशन कर दिया। तो एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए, अब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, देखो ये रिवेन्यू का होता है, और साथ में नंबर ऑफ ईयर तक बेनिफिट मिलेगा। देखो एक तो होता है रिवेन्यू जिसका डे टू डे का हो गया। अब इसके नाम में देखो रिवेन्यू लगा हुआ है, ये देखो ये रिवेन्यू भी आ गया। साथ में नंबर ऑफ ईयर तक बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए हमने डेफर्ड वर्ड लगा दिया। समझ गए? ये रिवेन्यू के लिए रिवेन्यू लगाया हमने, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए हमने डेफर्ड लगा दिया, तो ये हमारा आंसर बन गया डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखो जी आगे बीआरएस का क्वेश्चन है। ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक इज 10,000। देखो ओवरड्राफ्ट है, हमने दो कॉलम बनाने हैं, एक प्लस का कॉलम, एक माइनस का। अगर हमारा पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस साइड में, अगर हमारा ओवरड्राफ्ट है या अनफेवरेबल बैलेंस है तो हम नेगेटिव साइड में। अब ये 10,000 नेगेटिव बोल रहे हैं मेरे को, ओवरड्राफ्ट है तो नेगेटिव साइड में, फेवरेबल बैलेंस है तो पॉजिटिव साइड में। ठीक है जी, ये आ गया हमारा फर्स्ट, आ गया नेगेटिव साइड में, इसको लिख दिया मैंने। फिर देखो चेक डिपॉजिटेड। अच्छा, अब हमने क्या बैलेंस दिया है? कैश बुक का। ठीक है, कैश बुक का अगर गिवन है तो अपोजिट वाला निकालेंगे हम, तो कौन सा निकलेगा?
पासबुक का निकलेगा। तो हमें कैसे ट्रीट करना है क्वेश्चन को, जो जैसे जैसे पासबुक में कहा गया, अगर पासबुक में हम प्लस हैं तो प्लस करेंगे, पासबुक में माइनस है तो हम माइनस करेंगे। अब देखो, चेक डिपॉजिट, आपने मुझे चेक दिया, मैंने बैंक में गई और मैंने डिपॉजिट करवा दिया उसको, ठीक है जी। बट नोट मैं एक कैश बुक बनाऊंगी, ये बनाऊंगी मैं, ये बिजनेसमैन बनाएगा। पासबुक बनेगी, ये कौन बनाएगा, ये भी मैं बनाऊंगी? नहीं जी, पासबुक बैंक बनाएगा, ठीक है जी। ये चीज क्लियर, कैश बुक बिजनेसमैन बनाएगा, पासबुक बैंक बनाएगा। और दोनों चलेंगी क्या, उल्टी। यहाँ अगर हम डेबिट करेंगे तो यहाँ क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है जी। अब मैंने जैसे ही चेक डिपॉजिट करवाया, मैंने अपने यहाँ एंट्री कर दी, मैंने चेक डिपॉजिट करवा दिया, मैंने एंट्री कर दी होगी यहाँ पे 2500, मैंने तो अपने आप को प्लस कर लिया। ये प्लस साइड, ये माइनस साइड, इसका उल्टा होता है, ये माइनस साइड, ये प्लस साइड। मैंने तो अपने आप को प्लस कर दिया। बट बैंक ने अभी तक वो क्रेडिट ही नहीं करा मेरे अकाउंट में, अभी तक मेरे अकाउंट में क्रेडिट करा ही नहीं बैंक ने। बैंक क्रेडिट करेगा मुझे, बैंक ने अभी तक मुझे प्लस नहीं, इट मीन्स ये ऊपर प्लस का साइन लगाया मैंने, देखो, इट मीन्स बैंक ने मुझे अभी तक प्लस नहीं करा, यानी कि बैंक में मैं अभी भी क्या हूँ, माइनस हूँ 2500 से। तो माइनस साइड लिखा दो, बैंक में अभी भी माइनस है तो हम माइनस में दिखा दिया हमने। फिर देखो, चेक इशूड बट नॉट इन कैश, मैंने तो चेक इशू कर दिया, जैसे ही मैंने चेक इशू करा होगा मैंने अपना बैलेंस कम कर दिया यहाँ से, ठीक है। और बैंक भी क्या करेगा, मेरे बैलेंस को यहाँ पे कम करेगा। लेकिन नोट इन कैश, मैंने आपको चेक दिया, अभी तक आप बैंक में गए ही नहीं हो, ठीक है जी। अभी तक आप बैंक में गए ही नहीं, चेक तो बैंक में जब तक आप नहीं जाओगे बैंक मेरे अकाउंट से तो काटेगा नहीं। इसका मतलब बैंक में मैं अभी भी 3500 से माइनस नहीं हुई, अभी भी प्लस हूँ, अभी भी प्लस हूँ। तो इसको प्लस कर दो आप, ठीक है, दोनों साइड का टोटल करो, 12500 आ गया। वैसे यहाँ पे 1000 का फर्क है, ये आ जाएगा 11000 आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये 12, तो 1 माइनस होगा 9000 आ जाएगा, चलो कर लो, ऐसे भी कर लो। 12 9, ये 9000 आ गया, लेकिन किस साइड का बैलेंस याद आ रहा है, माइनस का, तो इसका मतलब ओवरड्राफ्ट है हमारा 9000 से। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज विल बी रिकॉर्डेड इन, गुड्स प्रोप्राइटर ने ले लिया पर्सनल यूज के लिए, हमारी एंट्री होगी ड्राइंग्स, ड्राइंग्स बन गया या कैपिटल बन गया, कई बार ड्राइंग्स एंट्री में दे देता है, कई बार कैपिटल भी दे देता है, ठीक है। वैसे ड्राइंग्स होता है, बाद में कैपिटल से चार्ज कर लेते हैं, तो जैसा भी हो गया। लेकिन ये पूछ रहा है विल बी रिकॉर्डेड इन, इसको रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, परचेज बुक में, सेल्स बुक में, जनरल प्रॉपर परचेज रिटर्न में। परचेज बुक में कौन सा करेंगे रिकॉर्ड भाई, जो हमने परचेज करी, जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है, सिर्फ वो आएगा, वो भी कौन सा है, कैश या क्रेडिट, ओनली क्रेडिट, कैश वाला कहाँ जाएगा, कैश बुक में। सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स, परचेज रिटर्न में जो हमारे पास परचेज करा था हमने, जो रिटर्न कर रहे हैं वो आएगी, तो इसकी एंट्री होगी जर्नल प्रॉपर में, जिसका कोई ना सहारा उसका जर्नल प्रॉपर सहारा। आगे देखो, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज, कौन सी रेशियो हायर होती है वो हमारे लिए अच्छी होती है, ठीक है जी। दिस डज नॉट अप्लाई, क्वेश्चन को ध्यान से देखना भैया, ये नोट बड़ा पंगा डाल देता है। नोट अप्लाई टू, किस पे अप्लाई नहीं होती है वो, देखो, नेट प्रॉफिट रेशियो का क्या फार्मूला हो जाएगा, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इनटू 100। जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा, एक बात तो, आप उतने खुश होगे या दुखी होगे, सिंपल सी बात, जितना ज्यादा प्रॉफिट हम खुश होंगे, हमारे लिए सिचुएशन फेवरेबल। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ये रेशियो, इसको क्या कहते हैं, एफिशिएंसी रेशियो कहते हैं। एफिशिएंसी देखो, एफिशिएंसी ज्यादा होनी चाहिए कम होनी चाहिए, एफिशिएंसी जितनी ज्यादा होगी उतनी अच्छी है। ये रेशियो हमें ये बताती है कि हमारा स्टॉक कितनी जल्दी जो हमारे गुड्स थे, जो हमने खर्चा करा था, कितनी जल्दी वो हमारी सेल्स हो रही है, कितनी जल्दी स्टॉक में कन्वर्ट हो रहा है, हमारा स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट हो रहा है। जितनी जल्दी हमारा सामान बिकता जाएगा हमें उतना फायदा है। ऑपरेटिंग रेशियो में क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय, ये भी सेल्स पे आ जाएगा, ऑपरेटिंग रेशो, नेट प्रॉफिट रेशो सारी सेल्स पे आ जाएंगे, ठीक है ना, इसमें नेट सेल्स आएगा, सेल्स रिटर्न लेस होंगे, ठीक है जी। अब देखो, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए ज्यादा होने चाहिए, एक्सपेंसेस जितने कम होंगे हमारे लिए उतना अच्छा है। लेकिन अगर एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए तो ये चीज हमारे लिए अच्छी नहीं है, देखना इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, इससे कंफ्यूज मत हो जाना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ भी है, इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एफिशिएंट, ये टर्नओवर रेशो हमें ये बताती है कितनी एफिशिएंटली हम एसेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, हमारी चीजें सेल हो रही हैं, ठीक है, एफिशिएंसी की बात करती है, ठीक है, एफिशिएंसी की बात करती है, और एफिशिएंसी हमेशा ज्यादा होनी चाहिए, अच्छी रहती है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस की बात हो रही है, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, वो अच्छे रहते हैं, ठीक है। तो किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये दोनों चीजें तो फेवर में है हमारे, ये अगेंस्ट में जाएगी, अगर याद होगी, ये कम होनी चाहिए, एक्सपेंसेस कम होने चाहिए, ठीक है जी।
आगे देखिए, bill is drawn on 20th January 2000, 2024 for 2 months after side date of acceptance is 29 January 2024 the maturity will be। ये क्वेश्चन आया हुआ है HPSC PGT स्क्रीनिंग में आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है जी, स्क्रीनिंग में आया हुआ है। देखिए हमारे पास 3 टाइप्स के बिल हैं। बिल एट साइट, इसको कहते हैं डिमांड बिल। यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, इसलिए आज हम कंफ्यूजन क्लियर करेंगे पूरी। देखो 3 टाइप के बिल, बिल एट साइट है हमारे पास। बिल एट साइट में डिमांड बिल। देखो आपका बैंक में अकाउंट है तो आप क्या करते हो, जब आपका बैंक में अकाउंट होता है तो जैसे ही आप क्या करोगे, अकाउंट में आपको पैसों की नीड होगी तो आप पैसे निकलवा लोगे। जैसे ही आपको डिमांड फील हुई, जरूरत महसूस हुई, आपने डिमांड कर दी बैंक को, हमारे पैसे दो, आप निकलवा लोगे। बिल एट साइट भी यही होता है, जैसे ही आपको जरूरत लगेगी आप डिमांड करोगे हमारे पैसे दो, तो सामने वाले पार्टी पेमेंट कर देगी। तो जैसे ही डिमांड होगी वैसे ही पेमेंट हो जाएगी। तो उस पर ग्रेस पीरियड 3 डेज, ग्रेस के कितने डेज होते हैं, 3 डेज, वो नहीं मिल पाते हैं क्योंकि उसी टाइम पेमेंट हो जाएगी तो मिल नहीं पाएंगे। अब एक है बिल आफ्टर डेट, जिस डेट पे आपने लिखा, मान लीजिए आपने लिखा बिल 30 जनवरी, 30 दिसंबर को लिख दिया, ठीक है, छोटा कर देते हैं इसको, ज्यादा बड़ा नहीं करते, 1 मंथ का ही लिख दिया। 1 मंथ का लिख दिया 30 जनवरी को, तो डेट कब, जिस डेट का मतलब क्या, जिस डेट पे लिखा, कब लिखा, 30 दिसंबर पे। 1 मंथ का है, 30 दिसंबर से 30 जनवरी हो गया, प्लस में 3 डेज ग्रेस के, 31, 1, 2, तो 2 फरवरी को पेमेंट हो जाएगी। डेट का मतलब हमने डेट को पकड़ना है, सिंपल। बिल आफ्टर साइट, देखो साइट का मतलब हमने अब साइट को पकड़ना है। साइट का मतलब सीन, जैसे ही आपने देखा, जब आपने एक्सेप्टेंस दी, जैसे आपने बिल को देखा, अपनी एक्सेप्टेंस दी, उस डेट्स को काउंट, से डेट काउंट करेंगे हम, एक्सेप्टेंस से काउंट होगा, ठीक है। डेट का मतलब डेट को पकड़ लो, साइट का मतलब एक्सेप्टेंस को पकड़ लो, सिंपल सी बात, मीन्स आफ्टर एक्सेप्टेंस। कैसे, यही क्वेश्चन में कह रखा है, देखो। बिल इज ड्रॉन 20th जनवरी, 20th जनवरी को बिल ड्रॉन करा, कितने मंथ का, 2 मंथ का, ठीक है जी। 20th जनवरी को करा तो 20th फरवरी, 20th मार्च हो जाएगा ये हमारे पास, ठीक है। 20th मार्च, 3 दिन जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 20 फरवरी, 20 मार्च, 23 मार्च हो गया हमारे पास। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। क्यों नहीं करना, हमें आगे क्वेश्चन को पढ़ना है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, आफ्टर साइट। आफ्टर साइट का मतलब क्या है, एक्सेप्टेंस, ठीक है जी। अगर आफ्टर साइट नहीं होता, ये साइट वर्ड नहीं होता, आफ्टर डेट होता ओनली, तो हम ऐसे कर देते कि 20 जनवरी या 20 फरवरी, 20 मार्च, 3 दिन जोड़ दिए, 23 मार्च का कर दिया, ठीक है। लेकिन साइट वर्ड ने काम खराब कर दिया। अब हमें साइट का मतलब क्या हो गया, हमने वर्ड मतलब सीख लिया, साइट मीन्स एक्सेप्टेंस। अब देखो एक्सेप्टेंस कब मिली, एक्सेप्टेंस इज 29 जनवरी, तो अब हमें इस एक्सेप्टेंस को पकड़ना है। अब हमें किसको पकड़ना, 20 जनवरी को नहीं पकड़ना, डेट को नहीं पकड़ना, अब हमें पकड़ना है 29 जनवरी। 2 महीने का है, 29 फरवरी हो गया, 29 मार्च हो गया, 29 मार्च, ठीक है। 28 फरवरी हो जाएगा, पूरा महीना तो हो ही गया ना, ठीक है जी। 29 20 मार्च हो गया, प्लस में 3 दिन किसके जोड़ दो, ग्रेस के जोड़ दो। 30 मार्च, 31 मार्च, 1 अप्रैल। 1 अप्रैल हमारा आंसर होगा, 1 अप्रैल 2023। Which among these cannot be treated as a limitation of computerized accounting? Computerized accounting की क्या लिमिटेशन नहीं है, नहीं है, नोट, ठीक है। सिक्योरिटी ब्रेच, भाई देखो आपने सिक्योरिटी लगाई, ठीक है, आपकी सिक्योरिटी तोड़ के आपका पर्सनल डाटा किसने ले लिया भैया, तो ये तो प्रॉब्लम है, लिमिटेशन है। स्टाफ अपोजिशन, आप कह रहे हो हम कंप्यूटर लाएंगे, स्टाफ अपोज अपोज कर रहे हैं, नहीं भैया विरोध कर रहे हैं, हमें नहीं लाना, नहीं लाओ कंप्यूटर, नहीं लाओ, तो ये भी लिमिटेशन है। कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग है, आपका खर्चा बहुत बढ़ रहा है, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सबको, किसी को कंप्यूटर नहीं आता, सबको सिखाना पड़ेगा, खर्चा बढ़ेगा, ये भी लिमिटेशन है एक तरफ से। हालांकि ये हो सकता है कि बाद में बेनिफिट मिले, पर एक बात तो लिमिटेशन ही है, कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। ऑटोमेटेड डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्शन, आपके डॉक्यूमेंट आपने क्या करा, जैसे जिसने टैली सीखी हुई है उन्होंने देखा होगा, आप डाटा एंट्रीज करते हैं, अपने आप अकाउंट्स रेडी हो जाते हैं, अपने आप ऑटोमेटिक काम हो जाता है, तो ये क्या है, बेनिफिट है, ये बेनिफिट है। तो पूछा है कैन नॉट बी ट्रीटेड, लिमिटेशन क्या नहीं है, ये लिमिटेशन नहीं है, बेनिफिट। At the time of firm dissolution, balance of general reserve shown in the balance sheet is credited to। डिसोल्यूशन का टाइम है, विघटन हो रहा है फर्म का, तो जो जनरल रिजर्व में बैलेंस था वो कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में जाती है ना सारी चीजें, तो ये बैलेंस कहाँ जाएगा, एसेट जाती है रियलाइजेशन में, लाइबिलिटी जाती है रियलाइजेशन में। लेकिन याद रखना, जो एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट होते हैं वो रियलाइजेशन में नहीं जाते, वो पार्टनर्स में बढ़ते हैं, वो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स
कैपिटल अकाउंट में। ठीक है जी, क्लियर। डिसोल्यूशन हो रहा है, जनरल रिजर्व है या कोई एक्यूमुलेटेड रिजर्व है, कोई भी प्रॉफिट्स हैं वो सारे बढ़ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल में जाएंगे डायरेक्टली, और जो रह जाएंगी एसेट लाइबिलिटी वो डिसोल्यूशन में जाएंगी। सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस विल बी एंटर्ड इन। जब कोई मिस्टेक हो जाती है, एरर हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, वन साइडेड एरर होती है तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट में जो भी बैलेंस होता है वो हमेशा कहाँ जाता है, वो बैलेंस शीट में जाएगा, ऑलवेज बैलेंस शीट में जाएगा। अनफेवरेबल बैंक बैलेंस मीन्स, देखो अब इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो सकती है, इसमें बैंक बैलेंस लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो मैं कैश बुक बना रही हूँ, मैं कैश बुक बना रही हूँ, कौन सी कैश बुक बना रही हूँ, डबल कॉलम, डबल कॉलम। तो डबल कॉलम कैश बुक में हम दो कॉलम लेते हैं, एक कैश का और एक बैंक का। तो इस बैंक बैलेंस की बात की गई है। अब कुछ हो सकते हैं जिन्होंने बीआरएस ज्यादा ही अच्छे से पढ़ लिया, वो कहेंगे पासबुक में भी तो हम बैंक बैलेंस दिखाते हैं, लेकिन वहां पे वर्ड क्या होता, पासबुक लगा होता, पासबुक के बैलेंस की बात होती, ठीक है। बाकी अगर कंफ्यूजन भी हो तो ऑप्शन से भी क्लियर हो जाएंगी चीजें, ऑप्शंस पढ़ो अपने आप क्लियर हो जाएंगी। देखो कैश बुक का फेवरेबल बैलेंस क्या होता है, डेबिट साइड, ये फेवरेबल हमारे लिए, ठीक है। जो क्रेडिट साइड थी वो हमारे लिए अनफेवरेबल, अनफेवरेबल, ये हमारे लिए फेवरेबल। ठीक है, चलो पासबुक भी बना लो जिसको कंफ्यूजन हो सकती है, पासबुक भी बना लिया। पासबुक में क्या था, ये वाला फेवर, क्रेडिट वाला फेवरेबल, और डेबिट वाला क्या था, अनफेवरेबल। इसने पूछा हुआ है अनफेवरेबल, अनफेवरेबल है तो, अनफेवरेबल है तो डेबिट बैलेंस होना चाहिए पासबुक का, ये अनफेवरेबल है ना, ये लिखा हुआ है अनफेवरेबल, ये देखो अनफेवरेबल। तो डेबिट बैलेंस पासबुक का अनफेवरेबल है हमारे लिए, और इधर से क्रेडिट बैलेंस है कैश बुक का, ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। अब इन ऑप्शन में ढूंढो इनको, देखो डेबिट बैलेंस पासबुक, अगर आपको डाउट भी हो रहा है कि आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही जो मैंने बोली, तो आप इसको भी चेक कर लो, ऑप्शन में हो, मिलेगा ही नहीं आपको ये, ठीक है। अगर पेपर टफ बनाएगा तो ये ऑप्शन में दे देगा, लेकिन हमें कौन सा करना है, बैंक बैलेंस को देख के हमें कैश बुक का लेना है, ठीक है, पासबुक का नहीं लेना है। तो देखो ये तो है ही नहीं क्रेडिट बैलेंस, हमारे पास क्या है, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, ये तो हमारे लिए फेवरेबल है, क्रेडिट बैलेंस तो ये तो फेवरेबल है। क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक ये हमारे लिए अनफेवरेबल है। डेबिट बैलेंस इन कैश बुक ये क्या है, फेवरेबल है। ये तो लिखा ही हुआ है फेवरेबल बैलेंस इन कैश बुक, इसका मतलब डेबिट बैलेंस है, ये तो लिख ही दिया उन्होंने फेवरेबल, तो हमारा आंसर आ गया बी। देखो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,50,000, क्लोजिंग स्टॉक 40,000, ओपनिंग स्टॉक 60,000, अमाउंट ऑफ परचेज विल बी। परचेज निकालनी है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, कोक्स का फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी। परचेज इज इक्वल टू, और पोक से याद कर लो भाई, पोक, परचेज, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक क्या है, लास्ट वाला माइनस करना है, लास्ट वाला माइनस करना है। तो हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है परचेज, इसको यहीं पड़ा रहने दो। कोक्स कितनी है, 1,50,000, ये हमें निकालनी है, इसको यहीं रखो। ओपनिंग स्टॉक कितना है, ओपनिंग स्टॉक है 60,000, प्लस का है, इधर आके माइनस का हो जाएगा, 60,000 माइनस के हो गए, ठीक है। माइनस का क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है 40,000, लेकिन माइनस का इक्वेशन के इधर आके प्लस का हो जाएगा, प्लस 40,000 इज इक्वल टू परचेज। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 60, -40 कर देंगे तो ये माइनस के 20 आ गया, 130, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1,30,000। ऐसे भी कर सकते हो आप, 1,90,000, प्लस वालों को पहले जोड़ लो, -60 कर लो, या फिर सीधा माइनस के 20 आ गए, ऐसे भी कर लो, -130 आ गया, तुम्हारा आंसर आ गया 130। वाई लिमिटेड फॉरफिटेड है 200 shares of ₹10 is on which ₹60 per share has been paid. Out of these 100 shares reissued at a price of 550 per share, fully paid मानना ही है, the amount transferred to capital reserve will be, कैपिटल रिजर्व में कितना ट्रांसफर होगा, देखो 200 शेयर फॉरफिट करे, 10 रुपए का एक शेयर है, ठीक है जी, ₹6 पर शेयर हैज बीन पेड। देखो 200 शेयर्स हैं, 6 रुपए मिल गए आपको, 6 रुपए मिल गए, ठीक है। उसके बाद आपने इसको फॉरफिट करा होगा, ठीक है। तो यानी कि 1,200 रुपए आपको मिल गए, आपने इसको क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया। अब ये शेयर दोबारा री इशू हो रहे हैं, लेकिन 200 में से री इशू कितने कर रहे हो, 100, अब इसको दो पार्ट में तोड़ दो, 100 री इशू कर रहे हो, तो इस प्रॉफिट को भी दो पार्ट में तोड़ोगे, जो फोर फीचर का है, 600 रुपए तो यहाँ जाएंगे फॉरफिट के, और 600 रुपए यहाँ आएंगे फॉरफिट के। ये तो आपने इशू करे ही नहीं, ये आपने री इशू कर दिए, ठीक है जी, ये हो गया री इशू।
देखो 200 शेयर्स हैं, 6 रुपए मिल गए, यानी कि 1200 आपको मिल गए। कंपनी ने 1200 रुपए क्या कर लिए, फोरफिट में जब्त कर लिए कंपनी ने। ठीक है जी, जब्त कर लिए उस 1200 रुपए को। अब उसके बाद जो रीइश्यू कर रहा है उसको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इसने 100 शेयर्स रीइश्यू कर दिए। तो 100 पे प्रॉफिट इसका आधा हो गया, 1200 600 रुपया हो जाएंगे। फिर ये 100 शेयर है, इसका 1200 का फिर ये भी आधा, क्योंकि आधे आधे शेयर्स है, तो 600 रुपया हो गया। ठीक है जी, 600 रुपया फोरफिट में पड़े रहेंगे, इसका हमने कुछ नहीं करना, ये इसमें पड़े रहेंगे। हमें किससे मतलब, रीइश्यू से मतलब है। अब जो रीशू करे वो कहता है कि रीशू करे 550 पर शेयर। फुल्ली पेड मान के है, फुल्ली पेड है ये, फुल्ली 5.5 रुपए में करा 10 वाला शेयर। आपने 10 वाला शेयर आप 5.5 में दे रहे हो। 10 रुपए का शेयर है, 5.5 में दे रहे हो 550 में, तो आपको कितने का नुकसान हुआ, यानी कि आपने कितनी डिस्काउंट दी, 4.50। ये आप क्या दे रहे हो, आप डिस्काउंट। ठीक है जी, डिस्काउंट दे रहे हो। 100 का शेयर है, 100 शेयर्स हैं, 4.5 रुपए डिस्काउंट दी एक शेयर्स पे, तो टोटल कितने हो गए, 450। अब चेक करोगे, आप ये डिस्काउंट दे सकते हो, बिल्कुल दे सकते हो, क्योंकि 600 रुपए तो पड़े हैं आपके पास। मैक्सिमम, एक बार क्वेश्चन आया होता, मैक्सिमम कितनी डिस्काउंट हो सकती है, जितना आपके पास यहाँ पे पैसा, इस अकाउंट में पैसा फोरफिट वाले में इसमें पड़ा हुआ है, उसका नहीं लेना, इसका लेना है, इसमें पड़ा हुआ है, उतनी मैक्सिमम आप डिस्काउंट दे सकते हो। अब 600 या 450 डिस्काउंट हम दे सकते हैं। तो एंट्री कर देंगे हम, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है जी, टू शेयर कैपिटल, जो ये 450 है, ये कहाँ से लोगे, ये ले लोगे शेयर फॉर फ्यूचर से। 100 शेयर है, 10 रुपए का एक, 1,000 हो गया। आपने बैंक में आपके पास 550 रुपए आ जाएंगे। तो आपने जो शेयर फॉर फ्यूचर को यूज कर लिया, 450 से यूज कर लिया। 600 रुपए थे, इतना 450 आपने यूज कर लिए, कितने बचे, 150 बचे। तो वो 150 कहाँ चले जाएंगे, एंट्री कर दोगे शेयर फॉर फ्यूचर टू कैपिटल रिजर्व 150 150। ठीक है जी, 150 150 एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, आई समझ में बात। 200 शेयर, 6 रुपए के 1200 आ गए। फिर आधे शेयर इशू करे तो आधा आधा कर दो, उस प्रॉफिट भी आधा आधा करना है, इसको भी आधा आधा कर दो। फॉरफिट में जो अमाउंट है, बेसिकली फॉरफिट में जो अमाउंट है वो भी आधा आधा करो। उसके बाद जितना यूज हो गया ठीक है, बाकी जो बच गया, जब भी शेयर रीइशू होते हैं हमेशा कैपिटल रिजर्व में पैसा चला जाता है, जो रीइशू नहीं हुए वो फॉरफिट में पड़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Surinder and Om Prakash are partners in a firm sharing profit in the ratio 5:2. They admit Bhushan as a partner of one third share in the profits of the firm. The new profit sharing ratio will be. They admit one, कुलभूषण को एडमिट करा 1/3 शेयर के लिए। ठीक है, देखो टोटल शेयर 1 होता है, 1 में से 1/3 तो कुलभूषण को दे रहे हैं, बाकी कितना बच गया, दे दिया, ये बच गया हमारे पास 2/3। अब 2/3 को दो बांटेंगे, कौन कौन बांटेगा 2/3 को, 2/3 को लेंगे, ये लेगा 2/3 को सुरेंद्र, ओम प्रकाश। ये कुलभूषण को हमने 1/3, कुलभूषण का हमारे पास 1/3 है। ठीक है जी, ये कुलभूषण है। ठीक है, अब ये 2/3 का ये कितना लेगा, जो इनकी रेशो है 5/7, ये कितना लेगा 2/7। बस, तो एक से ही कई बार सोल्व हो जाता है। ये आ गया 10/21। अब 10 ऑप्शन में है, एस में 10 दो ऑप्शन में है 10। ठीक है, तो बनेगी नहीं बात, आगे सोल्व करना पड़ेगा। फिर क्या है, ये हमारे पास आ गया 2 2 जा 4/21। अब बात बन जाएगी, देखो 10/21, 4/21, उसका 1/3 है, तो इसका एलसीएम ले लो, 21 7, ये आ जाएगा इसका 1/3 का 7 आ जाएगा, इसका 7/21 आ गया। ठीक है, तो 10 4 7 हमारी आंसर आ जाएगा, 10 4 7। क्योंकि कई बार क्या होता है, सिर्फ इससे ही हमें आगे निकालना नहीं है पेपर में, अगर इससे ही बात बन रही है, इससे देख लो, पर यहाँ इससे बनी नहीं, दो में 10 आ रहा था। तो ठीक है, तो हमें आगे क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा। ठीक है जी, आगे देखो, ए पार्टनर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एन आउटसाइडर। आउटसाइडर को शेयर ट्रांसफर कर सकता है पार्टनरशिप में, जब तक सभी पार्टनर सहमत नहीं हो, नहीं कर सकते, आप अपना शेयर नहीं दे सकते जब तक कि विद द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट की कंसेंट से, विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट आएगा, विदाउट द कंसेंट ऑफ गवर्नमेंट, विद द कंसेंट ऑफ कोर्ट, विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। हाँ, अपना शेयर आप ट्रांसफर आउटसाइडर को दे सकते हो, कब दे सकते हो, जब सभी पार्टनर्स एग्री होंगे, वरना नहीं दे सकते। जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होंगे नहीं दे सकते। वेजेस पेड टू सोवन फॉर एस्टेब्लिशिंग ए मशीन शुड बी डेबिटेड टू। वेजेस पेड टू सोवन, आपने सोवन को वेजेस पेड कर दी, ठीक है जी, किसके लिए करी, एस्टेब्लिश ए मशीन। देखो, जब कोई भी नई मशीन आती है, तो नई मशीन का जो भी भाड़ा देते हो आप,
जो भी फ्रेट होता है, जो भी इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करने का जो भी खर्चा होता है वो सारा मशीन अकाउंट में जाता है। यानी कि बात ये होती है, जब भी कोई हम नई मशीन खरीदते हैं, जब तक कि वो काम करने लायक नहीं हो जाती, जब तक का सारा खर्चा आप मशीन अकाउंट में डालोगे, जब तक आप उसको यूज करने लायक नहीं बना लेते, सारा खर्चा मशीन अकाउंट में जाता है। अब वेजेस पेड करी सोन को मशीन के लिए एस्टेब्लिश करने के लिए, तो डेबिट टू ये किस में जाएंगी, ये जाएंगी हमारी वेजेस अकाउंट, सोन अकाउंट या मशीन अकाउंट में जाएंगी, हमारी मशीन अकाउंट में। ठीक है जी, क्योंकि कैपिटल नेचर का माना जाएगा खर्चा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिगार्डेड एज कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट कौन सी है? एनुअल सब्सक्रिप्शन, देखो एनुअल है, हर साल मिलेगा। रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये तीनों के तीनों क्या हैं? ये हैं तीनों के तीनों रिवेन्यू नेचर के। ये किस नेचर के हैं? रिवेन्यू, क्योंकि ये आपको हर साल मिल रहा है, रिवेन्यू नेचर। ये भी गुड्स सेल कर रहे हो, रिवेन्यू वाला होता है। और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर रिवेन्यू है, तो हमारा आंसर बनेगा गवर्नमेंट ग्रांट। जो आपने ग्रांट मिली, किस पर्पज के लिए मिली है? ये देखो, स्पेसिफिक पर्पज, उसी पर्पज के लिए यूज होगी। इसको कहाँ दिखाओगे? बैलेंस शीट में, लाइबिलिटी साइड में। एन एंट्री ऑफ 3100 वाज wrongly posted to salary account instead of machinery account। कहता कि एक एंट्री थी 3100 की, उसको हमने मशीनरी अकाउंट में डालना था, लेकिन पोस्टेड तो हमने उसको सैलरी अकाउंट में कर दिया गलती से। डालना था मशीन में, मशीन का खर्चा था, मशीन में डालना था, गलती से सैलरी अकाउंट में डाल दिया। कैपिटल नेचर के खर्चे को आपने सैलरी, रिवेन्यू नेचर का खर्चा मान लिया, तो एरर कौन सी होगी? कैपिटल को रिवेन्यू, रिवेन्यू को कैपिटल, कौन सी एरर? एरर ऑफ प्रिंसिपल। मैराथन में करा था ना अकाउंटिंग के, मैराथन में हमने ये कौन सी एरर होगी? एरर ऑफ प्रिंसिपल। Unintentional omission or commission of amount in the process of recording the transaction are commonly known as। देखो भाई, आपने वो मूवी देखी होगी ना एक बार, स्टैम्प, ऐसे इस पे वेब सीरीज भी हैं, मूवीज भी हैं, स्टैम्प घोटाला, हर्षद मेहता वाला, जो ये स्कैम हुए थे, शेयर मार्केट का स्कैम था, स्टैम्प का स्कैम था। देखो, अगर जानबूझ के कर रहे हो तो ये स्कैम्स आते हैं। ठीक है, आपने जानबूझ के करा फ्रॉड, आपने पैसा किसी का ले लिया, धोखाधड़ी कर दी जानबूझ के। लेकिन आपने अनइंटेंशनल, आपका कोई ऐसा इरादा नहीं था। ठीक है जी, अनजाना, अनजाने में हुई चूक, अनजाने में हुई चूक, वो घोटाले नहीं होते, वो होती हैं एरर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, कौन से ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है? रिजर्व क्या होता है? इज एन अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। इज इट क्रिएटेड टू कवर ए नॉन लाइबिलिटी। इज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज मेंट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल। देखो, दो वर्ड होते हैं हमारे पास, एक होता है हमारे पास रिजर्व, और एक होता है हमारे पास प्रोविजन। ठीक है जी, एक रिजर्व होता है, एक प्रोविजन होता है। रिजर्व जो बनाए जाते हैं ये होता है अप्रोप्रिएशन। ठीक है, इनमें डिफरेंस देखो। जो प्रोविजन होता है वो क्या होता है? चार्ज ऑन प्रॉफिट। अप्रोप्रिएशन और चार्ज का मतलब आपको पता है, आई थिंक क्लियर होंगी चीजें, नहीं तो चलो एक बार बता देती हूँ। अप्रोप्रिएशन का मतलब है प्रॉफिट होगा तो दोगे, वरना नहीं दोगे। चार्ज का मतलब है प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको वो खर्चा देना ही पड़ेगा। चार्ज का मतलब, मैंने आपको एक बार ट्रिक भी बताई थी, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है। चार्ज का सी से चार्ज, सी का मतलब कंपलसरी, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने ट्रिक बना रखी है इसकी, सी से चार्ज, सी से कंपलसरी, ये तो करना ही करना है खर्चा, चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस भी हो, जब भी देना पड़ेगा। लेकिन अप्रोप्रिएशन का मतलब प्रॉफिट है तो दोगे, लॉस है तो नहीं दोगे। ठीक जी, रिजर्व चार्ज अप्रोप्रिएशन है और प्रोविजन चार्ज है। सेकंड जो होते हैं, जो प्रोविजन होता है वो बनाया जाता है नॉन लाइबिलिटी के लिए, नॉन लाइबिलिटी के लिए, लेकिन अमाउंट क्या होता है? अनसर्टेन। लाइबिलिटी नॉन, अमाउंट अनसर्टेन। अमाउंट जैसे, जैसे एग्जांपल लो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अब मुझे पता है मेरा पैसा डूबेगा, मैंने सोचा मान लो 200 डूबेंगे, हो सकता है मेरे 180 डूब गए हों। ठीक है ना, 180 डूबे एक्चुअल में। तो अमाउंट अनसर्टेन होता है, पर डूबेगा ये श्योरिटी होती है कि डूबेंगे। ठीक है जी, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये सारे क्या आ जाएंगे? टैक्स, जैसे आपको टैक्स भी तो पे करना ही है। ठीक है, तो उसके लिए आपने पहले से प्रोविजन बना लिया। नॉन लाइबिलिटी के लिए ये होगा, नॉन लाइबिलिटी के लिए ये अननोन लाइबिलिटी के लिए बन जाएगा फिर। ठीक है जी, और ये अप्रोप्रिएशन हो गया। और जो रिजर्व बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं? रिजर्व बनाए जाते हैं फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। मान लो मेरे को फ्यूचर, मैंने कुछ, रिजर्व क्या होते हैं बेसिकली? प्रॉफिट में से कुछ पैसा लिया आपने, इस अकाउंट में डाल दिया, सेपरेट रख दिया, ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए, आपको प्रॉब्लम नहीं हो, आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो। फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जैसे हम भी तो करते हैं ना घर में, हम सेविंग करते हैं, किस लिए बनाते हैं? अपनी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए हम सेविंग्स करते हैं, ताकि कभी कभी भी इमरजेंसी उसको यूज कर लें। सेम बात यही है। ठीक है, इसमें से पूछ रखा है इनकरेक्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इनकरेक्ट, अच्छा मैं अभी यही बताने वाली थी आपको, फर्स्ट ही सही है, लेकिन देखो इनकरेक्ट पूछा हुआ है, तो ये तो करेक्ट है, अप्रोप्रिएशन है रिजर्व तो। इट इज क्रिएटेड टू कवर ए नॉन लाइबिलिटी, नहीं भाई,
ये गलत है, ये नहीं। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं, ये भी नहीं। चार्ज नहीं है, अप्रोप्रिएशन है। इज मेंट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल, ये तो ठीक है। तो एक और चार तो है हमारे ठीक, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताने हैं, तो दो और फिर तीन हमारे गलत हो जाएंगे। पहला ही ऑप्शन आ गया, दो और तीन गलत है। इन अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग रिवेन्यू इज रिकॉग्नाइज, देखो दो बेसिस हमारे पास, कैश बेसिस, अक्रूवल बेसिस। कैश बेसिस ये कहता है जब भी कैश आए जाए रिकॉर्ड कर दो। अक्रूवल बेसिस ये कहता है कैश आए या ना जाए, जब आपको राइट मिल जाता है रिसीव का, तब आप, जब भी आपने इनकम कुल कमा लिया, खर्चा कर दिया, जब आप उसको मान लो। तो आपने बेशक हो सकता है पेमेंट करी हो या पेमेंट मिली हो नहीं मिली हो, डजेंट मैटर इसमें। देखो एग्जाम्पल से समझो। आपने मुझे मैंने आपको गुड्स बेची, आपने मुझे पैसे दे दिए, उसी टाइम पैसे दे दिए, ठीक है। उसी टाइम पैसे दे दिए, तो कैश बुक में कब रिकॉर्ड करेंगे? उसी टाइम रिकॉर्ड कर दो जब पैसे मिल गए। अब मैंने आपको गुड्स बेची, आपने मुझे पैसे नहीं दिए, आपने कहा मैं 2 महीने बाद दूंगा, 3 महीने बाद दूंगा, लेकिन मैंने आपको गुड्स तो दे दी ना, मेरे को राइट तो मिल गया ना आपसे पैसे लेने का, तो अक्रूवल बेसिस में उसी टाइम रिकॉर्ड कर दो। जबकि कैश में अगर आप मेरे को बाद में पैसे दोगे, तो कैश में मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगी, जब मेरे को दोगे जब रिकॉर्ड। यानी कि कैश में जब कैश आए, कैश जाए, जब रिकॉर्ड होता है। सिंपल सी बात, कैश आया या कैश गया, बस। अक्रूवल में आए या नहीं आए कैश, उससे मतलब नहीं है। जैसे ही चीज ड्यू हो जाती है, जैसे ही आपको राइट मिल जाता है रिसीव करने का, तब आप उसको रिकॉर्ड करते हो। अब देखो, रिवेन्यू एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द टाइम व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड। अमाउंट इज रिसीव्ड तो जब होता है जब कैश बेसिस हो। एट द टाइम व्हेन इनकम इज अर्न, जब आपने अर्न कर ली। डजेंट मैटर चाहे मिली है चाहे नहीं मिली, आप उसको रिकॉर्ड करोगे, वो है अक्रूवल बेसिस। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग वीडियो।